हम पाकिस्तानी अमूमी तौर पर अपने मुल्क से मुतल्लिक ये राय कायम करते हैं कि साइंस के शोबे में हम पसमानदा हैं, लेकिन पाकिस्तान में और सूबा पंजाब में बिलखसूस साइंस के शोबे में बेशुमार काम किया गया और आज 21वीं सदी के इस दूसरे अशरे में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास साइंस के असूलों पर एक ऐसा शोबा मौजूद है जो कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इंतहाई मुआवन साबित हुआ है और अब तक साबित हो रहा है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की, और इस वक्त मैं पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के मरकज़ी दफ्तर में ही मौजूद हूं। यहां पर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अशरफ से हमने वक्त लिया है कि वो इस एजेंसी के मुतालिक हमें बताएं। बुनियादी तौर पर 2007 में इस एजेंसी को कायम करने के लिए पंजाब की असम्बली में बाकायदा तौर पर एक्ट पास हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक मुतअद्दिद ऐसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन के सीन्स हैं जिस पर इस एजेंसी की मुआवनत से मामलात को हल किया गया। मज़ीद क्या क्या है इस पर हम डायरेक्टर जनरल से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। एक तो हमें ये बताइए कि फोरेंसिक साइंस एजेंसी का बुनियादी काम क्या है और ये किस तरह से क्राइम करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी का जो मकसद है वो ये है कि टू रिसीव फिज़िकल एविडेंस इन ऑल क्रिमिनल एंड सिविल केसेस एंड analyze them in the specific areas and then issue reports about analytical finding and testify in the courts of law if I am asked to do so. ठीक है, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब जो क्राइम सीन है उस क्राइम सीन से किस किस किस्म के एविडेंस जो हैं वो दरकार होते हैं जिसकी बुनियाद पर आप अपनी यहाँ पर लैब्स में उसका तज्जिया करते हैं। देखिए जी, ये जो है ना कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है ना ये डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्राइम टुक प्लेस। मिसाल के तौर पे अगर कोई सेक्सुअल असाल्ट हुआ है, रेप हुआ है, या आर्म्ड रॉबरी है, या बैंक रॉबरी है, या सुसाइड है, हामिसाइड है, तो उस हर केस की नौइयत डिफरेंट है। उसके लिए हमने हमारे एक CSI यूनिट है जिसे हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट कहते हैं, 24/7 वो काम करते हैं। दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड एक्सपर्ट्स। वो जाएंगे मौका वारदात पर। हम खुद नहीं जाते, हम पुलिस की इनविटेशन पे जाते हैं, क्योंकि हम पुलिस नहीं हैं, हम पुलिस की सर्विस एजेंसी हैं। हम वी आर सपोर्टिंग पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन। लेकिन क्या पुलिस का महकमा या हुकूमत का कोई और महकमा इस एजेंसी को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है या करता है? देखिए जी, जब तक तो मैं हूँ, मुझे 10 साल हो चले हैं, ना मैं किसी को इसमें इंटरफियर करने की इजाज़त देता हूँ, क्योंकि हमने ये एक इंडिपेंडेंट शफाफ अदारा है। यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलेगी, यहाँ कोई रिज़ल्ट बदल नहीं सकता, जो सच्चाई है वही होगी। इसलिए पहले शायद किसी ने कहा, मेरी याद नहीं कि किसी ने मुझे ये सिफारिश की हो कि ये किसको बदल दो। हाँ, 1-2 वाक़यात हुए हैं, लेकिन हमने कोई नहीं मानी। उसके बाद लोगों को पता चल गया, एक यहाँ रिश्वत ही चलती, दूसरी सिफारिश नहीं चलती। ये आप जब कॉमन पब्लिक में ये बात आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि आप समझ लें कि यहाँ ही चलता काम। और जो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि माहिरीन की टीम जो है वो सीन से जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन है वो करती है, उस माहिरीन की टीम में किस किस शोबे से वाबस्ता अफराद हैं या वो किस मजमून की डिग्री रखते हैं, अगर हम अमूमी ज़बान में बात करें, कि जो यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? वो जो साइंटिस्ट हैं, CSI साइंटिस्ट हैं, उनकी बेसिक एजुकेशन या MPhil होगी या MSc होगी। वो किसी भी प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस में हो, तो बाद में हम उनको ट्रेंड करते हैं, चूँकि दे आर कॉल्ड जर्नलिस्ट। वो एनालिसिस नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग ये है कि टू go to the crime scene and find out what happened from the victims or the neighbors, और क्या हुआ है। उस हिसाब से they will try to pick up the items which are necessary for that kind of crime, and they are highly qualified and they are highly trained। और उसके बाद उनकी एक जनरल नॉलेज है साइंस का, तो उनमें एक सेंस भर दी जाती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग कि आपने किस तरह की चीज़ें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और वहाँ इंटरव्यू करने के बाद
अपना वैल्यूएट करना है कि कौन सी चीज़ लेके जानी है, और इससे हम फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आके सेक्शन में। कुछ डीएनए में जाएंगे, बायोलॉजी में जाएंगे, कुछ सिरालोजी या कुछ फायर आर्म, फिंगरप्रिंट, दे विल डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क इन डिफरेंट डिविजन्स ऑफ द लैब। और जो यहाँ पर लैब मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उन लैब्स का स्टैंडर्ड क्या है? इसके साथ ही हमें ये भी बताइए कि आखिर क्या वजह है कि इस एजेंसी के मयार को पाकिस्तान के तमाम सूबों में जो है वो तस्लीम किया जाता है? वो स्टैंडर्ड कौन से हैं जिसकी वजह से आज तक जो है इसको क्रेडिबल रखा गया? देखिए जी, मैंने शुरू अपना काम जो किया है इस फील्ड में 1976 से इस फील्ड में हूँ। आई स्टार्टेड फ्रॉम द बेंच एनालिस्ट एंड आई मूव्ड अप टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोजीशन। तो इसमें स्टैंडर्ड चूँकि अमेरिका में भी जो अक्रेडिटेशन हुई थी 1981 में, आवर लेबोरेटरी वाज द फर्स्ट लेबोरेटरी इन द एंटायर वर्ल्ड टू गेट द सर्टिफिकेशन। चूँकि मुझे स्टैंडर्ड का पता है, वही स्टैंडर्ड हमने लागू किए हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड अमेरिका की किसी लैब में है इंक्लूडिंग FBI, वही स्टैंडर्ड इस पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में है। वो 228 पैरामीटर्स हैं, वो सारे फुलफिल करेंगे तो अक्रेडिटेशन होगी, और फिर हर साल हो रही है। दूसरा ये है कि मेन चीज़ें जो है, एक प्रीरेक्विजिट एजुकेशन है साइंटिस्टों की इन द रेलेवेंट फील्ड, उसके बाद ट्रेनिंग है, डॉक्यूमेंटेड ट्रेनिंग। नो यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका टीचेस टेक्निक्स व्हिच वी डू इन द क्राइम लैब्स। तो हमारी इस फोरेंसिक एजेंसी का दुनिया के किन किन ममालिक के साथ इश्तराक है, जिसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर कराने हों, या उनकी ट्रेनिंग है या हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग है, तो हमें बताइए किस किस मुल्क के साथ है? हमारा जो पहले डोनर आते थे, अपने FIA को देंगे ट्रेनिंग, या पुलिस को देंगे, जुडिशरी को देंगे, या किसी और को, वो पहले फॉरेनर ट्रेन आते थे। अब वो डोनर जो है, वी आर आस्क्ड फ्रॉम देम टू ट्रेन द साइंटिस्ट ऑन देयर बिहाफ। जो बाहर से लोग आते थे ना, लाते थे वो, नाउ PFS इज ट्रेनिंग देम। हमारा स्टैंडर्ड चूँकि वही है जो ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस का है, हमारा स्टैंडर्ड वही है जो FBI का है। तो सारे स्टैंडर्ड, और वी आर अक्रेडिटेड बाय द UKAS, यूनाइटेड किंगडम अक्रेडिटेशन सर्विसेज। हम वहाँ से अक्रेडिटेड हैं, और हर साल फिर दोबारा रिक्रेडिट होना होता है, और स्टैंडर्ड वही है। दूसरा मेन चीज़ आपको बता दूँ कि हमारा हर साइंटिस्ट, एक वन ऑफ द स्टैंडर्ड ये भी है कि प्रोफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंसी टेस्टिंग। बिफोर समबडी, आफ्टर ट्रेनिंग समबडी इज टेस्टेड फॉर कॉम्पिटेंसी, कि क्या ये काम कर भी सकता है कि नहीं। अब अगर वो टेस्ट में पास होगा तो वो केस वर्क करेगा आफ्टर ट्रेनिंग। उसके बाद हम साल में एवरी साइंटिस्ट मस्ट टेक ए प्रोफिशिएंसी टेस्ट वंस अ ईयर। हम बाहर से अमेरिका से केस बाई करते हैं, वो आता है रिजल्ट, वहाँ जाते हैं, फिर वो पास करे, या फिर अगर फेल हो गया तो पर्सन कांट डू द केस वर्क अगेन। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी होती हैं, ऐसी पोजीशंस पर काम करने के लिए दबाव भी होता है। ये क्या वजह है कि आप FBI, दुनिया का ताकतवर तरीन इदारा, एजेंसी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, वो छोड़कर पाकिस्तान आए और इस एजेंसी में आप काम कर रहे हैं? देखिए जी, मैं FBI का एम्प्लॉई नहीं था। आई वॉज ऑन द एडवाइजरी बोर्ड टू द डायरेक्टर ऑफ द FBI। ये जो क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड बने हैं ना DNA एनालिसिस के, वो हमारे बोर्ड का 12 मेंबर थे, हमने वो लिखे हैं जो वहाँ का लॉ बन गया है। तो उसके बाद ये वो स्टैंडर्ड, हमने वही स्टैंडर्ड, वो एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड है जो हमने लागू किए हुए इस एजेंसी में। तो ये है कि हम ट्रेनिंग करते हैं कि हर साइंटिस्ट की एक ट्रेनिंग नहीं है, जैसे फर्क DNA है, उनकी MPhil या PhD के बाद 1 साल की कम से कम ट्रेनिंग है। वो आदमी या औरत उस एविडेंस को टच नहीं कर सकती जब तक 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करके पास ना हो जाए। फिर DNA एनालिस्ट को साल में 2 दफ़ा टेस्ट लेना है। मैं टेस्ट कौन लेता है? अमेरिका से आता है। ठीक है, अमेरिका से आता है टेस्ट, वी पे फॉर दैट, वी बाई दैट। उसका हमारा सालाना खर्च तकरीबन $20,000 है, वी पे देम। ये एजेंसी को फंड जो है वो पंजाब गवर्नमेंट फराहम करती है? ये एजेंसी जो है, इसको पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फंड करती है,
चूँकि एजेंसी जैसे आपने पहले फरमाया है कि ये एक्ट के तहत बनी है, ये पंजाब असेंबली का 2007 का एक्ट है, उसमें हमारा बजट है, हमारा जो रनिंग बजट है वो 1.2 बिलियन रुपीज़ है, 1.2 बिलियन। इसमें सैलरी है, 60% सैलरी है और 40% तकरीबन 55% जो है ना वो सैलरी है और 45% जो है ना वो हमारा रनिंग है। तो डॉक्टर साहब मैं यहीं से बात आगे शुरू करूंगा, यहाँ ब्रेक का वक्त है। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब्स की मौजूदगी में कौन कौन से बड़े बड़े केसेस जो हैं इन्होंने सॉल्व किए और उसमें हुकूमत की मुआवनत की और उन क्राइम सीन्स को कंक्लूड करने में हेल्प किया। ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से कि एजेंसी किस तरह काम करती है। हम अब अपने अगले सवालात की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि पीएफए अब तक कौन से ऐसे केसेस जो बड़े केसेस हैं, जो मेरी मालूमात के मुताबिक हैं 2017 में अहमदपुर के इलाके में जब ऑयल टैंकर का वाक़या हुआ और उसमें 200 के करीब जो अफराद थे वो झुलस कर जहाँ भाग हो गए, उनको आपने कैसे रिजॉल्व किया, उनके डीएनए कैसे मैच किए, और मैं मज़ीद जो लेटेस्ट केस है पीआईए का इस पर भी बात करूंगा, आप हमें ज़रा बताइएगा। अच्छा, ये अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर का जो मिसहैप हुआ था उसमें तकरीबन मेरा ख्याल है कि 165 ऐसी बॉडीज़ थी जो रिकग्नाइज ही हो सकती थी, फिज़िकली उनका कोई नहीं था कि वो बचानी जा सके। तो हमने वो डीएनए से करके हमने सारी की सारी आइडेंटिफाई कर दी थी और नेक्स्ट किन जो थे उनको वो वर्षा को दे दी गई थी। तो हमें तकरीबन मेरा ख्याल है 2-2.5 हफ्ते लगे होंगे उसको करने के लिए, जो अहमदपुर शर्किया था। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि उसमें 2-3 बॉडीज ऐसी हैं जो इनके वर्षा आए ही नहीं हैं अभी तक। उसका कोई हमारे पास प्रोफाइल पड़े, जब आएगा तो मैच कर देंगे ना। ठीक है, तो कोई आया नहीं हो सकता। तो उसमें डीएनए किसके लिए आपने वहां के लोगों के डीएनए लिए जो उनके रिलेटिव्स थे उससे मैच किया था? बिल्कुल, डेड बॉडी का रिलेटिव जब सबसे पहले फादर और मदर हो गए, ठीक है, अगर नहीं है तो बहन भाई नहीं है तो बेटा बेटी में से कोई हो, तो फिर हम मैच करके बता दें कि ये उन्हीं का फादर है या ये उन्हीं का बेटा है या ये उन्हीं की माँ है, तो वो हम कर देते हैं पेरेंटेज, इसको कहते हैं पेरेंटेज टेस्टिंग। ठीक है। उसके बाद हमने ये किया ज़ैनब केस कसूर, वो एक बहुत बड़ा केस था जो ये हमने किया, जो प्लानिंग की थी। दिस वाज वेरी वेरी यूनिक, ये दुनिया में दूसरा केस था जिसको पकड़ा गया। ये ऐसे उसमें हेल्प क्या, वो डीएनए हेल्पफुल हुआ था या कोई और भी आपके? ओनली डीएनए। चूँकि हमारे पास उसने 9 बॉडीज़ जो थी ना, 9 फीमेल विक्टिम बच्चे जो छोटे थे उनको सेक्सुअली मोलेस्ट करके मारा गया था। उनमें से जो सीमन मिलता था वो सारा हमें पता था कि एक ही बंदे का है, जो प्रोफाइल जनरेट हो रहा था। अच्छा, यानी कि उससे पहले जो हुए वो एक ही शख्स के 8 उसने किए थे। ठीक हो गया। तो हमें पता था कि ये सीरियल किलर है, चूँकि हर एक में उसी का डीएनए आ रहा है। अब उसको ढूंढना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स लाइक ए नीडल इन द हेस्टैक। क्योंकि उसका प्लान ये बनाया गया कि जब हमने वीडियो देखी, उस वीडियो में ये लगता था कि ये इसकी उम्र 25 से लेके 35 साल की उम्र का होगा। तो इसलिए फिर हमने प्लान बनाया कि इस है वो लोकल एरिया में कि जितने भी मर्डर हुए थे 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में हुए थे। हमने कहा कि ये इसी का रेजिडेंस है। हमने यह कहा कि इसमें से प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से इसमें बच्चे निकाल दो, औरतें निकाल दो, बूढ़े बंदे निकाल दो। 25 साल से 35 साल के मेल पॉपुलेशन जो है उनका डोर टू डोर जाके सैंपल ले रहा है। और ये आपके प्रीवियस रिकॉर्ड की बुनियाद पर आपने ये तय किया था कि सैंपलिंग इस उम्र की लेनी है? बिल्कुल, हमने इसी तरह, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस 35 साल का अमेरिका में हमने ऐसे केस बेशुमार किए हैं सीरियल किलर के। उसके बाद हमने इकट्ठे करने शुरू किए। उस वक्त हमने, मेरा ख्याल है कि हमने 1200-1300 सैंपल इकट्ठे किए थे। दैट्स अ ह्यूज नंबर। और डीएनए के टेस्ट करने में अमूमी तौर पर कितने दिन लग जाते हैं? जो आपके वो पास सैंपल ये इन केसों में वार फुटिंग होती है, इनमें नॉर्मल टाइम नहीं होता है, 24 आवर चलते थे काम। ठीक हो गया। तो 700 कुछ नंबर पे जाके हमने बंदा पकड़ लिया कि ये बंदा है।
दैट वाज इमरान अली, और वो अपने अंजाम को भी पहुंच गया। अब मैं दूसरे केस की तरफ आता हूं डॉक्टर साहब। ये बताइए कि अभी बहुत बड़ा सान्या हुआ ईद से पहले कराची में PIA का, और उसमें जो 50 से ज़ायद ऐसी बॉडीज़ थी जिनके बारे में ये कहा गया कि उनकी शनाख्त में मसाइल हैं। तो आप बताइए कि वो केसेस किस हद तक सॉर्ट आउट हो गए हैं और उसमें क्या मुश्किलात पेश आई आपको? देखिए जी, इस केस में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला, दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जो इस हादसा में शहीद हुए हैं उनको गरीक रहमत करे। हम वो पेन फील नहीं कर सकते जो उनके वालिदैन या उनके बच्चों को है जो शोहदा है, तो इसे सिर्फ दुआ ही कर सकते। अल्लाह ताला उनके लवाह की इनको सब्र जमील अता फरमाए, और जो शोहदा हैं उनको गरीक रहमत करे अल्लाह ताला, क्योंकि रमज़ान का महीना था, आखिरी रोज़ा था। तो बाकी उसमें ये है कि जो 50 बॉडीज़ जो आप कह रहे हैं कि वो अनआइडेंटिफाइबल थी, वो DNA से कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आपको आता है। वो अगर हम वी वर कॉल्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का आपस में हुई है बातचीत। उस बातचीत में हमें कहा गया कि आ जाए हमारी मदद करें। मैंने 3 टीमें दी हैं, मैंने सारे साइंटिस्टों 12 साइंटिस्ट भेजे, 3 ट्रकों में सामान लेके भेजे प्रोसेसिंग के लिए, और उनकी ईद की छुट्टियां कैंसिल कर दी, और उन्होंने कहा कि सारा काम कर रहा है। वो पहुंचे 2 दिन, वहाँ जाके उनके सैंपल ही दिया गया, वन रीज़न दी अदर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। आई डोंट नो जो भी है, लेकिन इस मौके पे ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा सबसे पहला एम ये होना था, ये था कि बॉडीज आइडेंटिफाई करके उनको वर्षा को दी जाएं। ये मौका पॉलिटिक्स का नहीं है। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसमें अपना नाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि फाल्स इंफॉर्मेशन देते हैं गवर्नमेंट को कि जी हम ये भी कर सकते हैं, डेंटल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। डेंटल वेंटल कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, ये मैं अलान कहता हूँ, जो कहता है वो झूठ बोल रहा है। डेंटल का कोई इससे DNA से कोई बॉडी आइडेंटिफिकेशन कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि इससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जो कह रहा है झूठ बोल रहा है। अच्छा, अब हमें सैंपल ही दे रहा है। फिर मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर बात हुई है, हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर से बात की, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया कि ठीक है ले लें। वो 11-12 सैंपल देने के बाद वो फिर गायब हो गए। बहरहाल वी वर एबल टू गेट 52 सैंपल्स ऑफ द डेड बॉडीज, जो वहाँ 3 कोल्ड रूम्स में पड़ी हुई थी। 3 कोल्ड रूम्स में पड़ी हुई थी, वो हम लेने आ गए। जो ही जब आए हैं 18 घंटे उनको लगे यहाँ आने में, आने के हमने 12 घंटे बाद हमने 52 जो डेड बॉडीज थी, बर्न्ड थी, उनमें से DNA एक्सट्रैक्ट करके उनका DNA का प्रोफाइल जनरेट कर लिया। यानी कि जितने केसेस थे आपने सारे सॉर्ट आउट कर 12 घंटे में। ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए थे रेफरेंस सैंपल्स फॉर द वाहकीन, हमें वहां नहीं दिए गए। हमें दे देते तो हम उसी दिन 12 जब किए थे उसी वक्त सारे के सारे आइडेंटिफाई हो जाने थे। अब तो उसमें कौन रुकावट था, वहां की पॉलिटिकल गवर्नमेंट या नहीं पता, लेकिन हमें ठीक है ये तो वही बताएंगे कि कौन, क्योंकि बहुत से प्लेयर थे, हर एक का अपना इंटरेस्ट है। तो वो हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि टू हेल्प द फैमिलीज, क्योंकि एक ईद है, एक रमज़ान है। अब उनकी ईद कैसी होगी जिनके लव वंस इसमें शहीद हो गए हैं। तो उसमें अब हमारे पास मजाज शेरदिल है, खालिद शेरदिल। आप देखें कितनी बड़ी फैमिली है, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक फैमिली। उनकी बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें बेशुमार हो रहा है कि भी उसका कैसे आइडेंटिफाई करें। जो ही बॉडी पहुंची हमने उसी दिन हमने उनका आइडेंटिफाई कर लिया। अब वो रिलीज नहीं कर रहे हैं कि हमने इसका डेंटल रिकॉर्ड करना है, और जब DNA से रिकॉग्नाइज डेंटल क्या करना है, व्हाट इज डेंटल, उनको पता ही नहीं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया गया डेंटल के टर्म। डेंटल जो है, डेंटल का कोई काम नहीं है जब DNA ने आइडेंटिफाई कर दिया है। अच्छा, अब हमारे पास हमने 1 वीडियो में देखी है व्हाट्सएप पे, जो बंदा बेचारे जिसकी फैमिली सारी की सारी बच्चे और वाइफ मर गए हैं और शहीद हो गया उसमें, तो वो बेचारा रो रहा था। कल मुझे अमेरिका से मेरे दोस्त ने भेजा, प्लीज हेल्प हिम। हमने उसको लोकेट किया, उसका नंबर कॉल किया उसको
कि भी सैंपल दो। उसने अपने भाई को सैंपल दे के कल 6 बजे भेजा रात को, ठीक है, 12 बजे हमने उसको कॉल करके बता दिया कि ये आपने बॉडी आइडेंटिफाई कर ली है, वो अब उसको बता दिया हमने। यानी आप एजेंसी तो इस बात पे मुकम्मल तौर पर विलिंग है कि जो ये केस है इसको हतमी तौर पर जो है सेटल डाउन किया जाए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रुकावटें हैं वो होंगी। मैं तो साइंटिस्ट हूँ, हमने पॉलिटिकल देखकर मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें जो है वो प्रोवेंशियल हार्मनी की तरफ जाना चाहिए और इंटर प्रोवेंशनल जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ऐसे केसेस में एजेंसी है, ख़ास तौर पर आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके लिए क्या क्या मसाइल पैदा हो जाते हैं? देखो जी, इसमें मेरा नहीं अपना आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन, इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंटों का कोई कसूर नहीं, ना पंजाब या सिंध का, मेरा अपना आइडिया है। इसमें जो मिडिल पीपल है ना, जो अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, कोई डेंटल वाले हैं, जो फलां वाले हैं, ये फलां यूनिवर्सिटी है, ये कर रहे हैं आप, क्योंकि हमारा नाम नहीं आएगा। पाकिस्तान में किसी के पास ये कैपेसिटी और सलाहियत है कि वो डीएनए एनालिसिस कर सके? बेशुमार आपको मिलेंगे। नहीं, आप ग्राउंड रियलिटीज पे, वैसे तो गली मोहल्ले में भी बहुत सारे हर बंदा डीएनए चाहता है, मैं कर रहा हूँ। देखिए जी, आप बात ये, आप खरबूजों और मैंगो का सीजन है ना, बाहर जाते हैं, आवाजें किस चीज की, यार मीठे शर्ती आम, तो अब जब घर जाके लेके जाते हैं तो सारे मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं ना। कभी किसी को खट्टे आम बेचते देखा है? डीएनए का भी यही बात है, मैं हर डीएनए उसको टेस्ट करे, अगर वो क्लेम करते लेट देम टेस्ट कि किस कहाँ से सर्टिफिकेशन ली है। यहीं से बात शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अमूमी तौर पर तो हम खरबूजे मीठे सुन के और देख के लेकर आते हैं, लेकिन घर में कुछ और निकलता है। ऐसे ही डीएनए का मामला है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने ना सिर्फ पाकिस्तान में क्राइम सीन्स को सेटल किया है, बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के केसेस भी यहाँ पर आते हैं। हम डॉक्टर साहब से उन ममालिक के बारे में और उन केसेस के बारे में भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को आखिर इतना एतमाद क्यों है अपने नताइज के ऊपर, जब भी कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आप जारी करते हैं? उसकी वजूहात क्या हैं? क्या यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपकी एक्सपर्ट टीम है? देखिए जी, इसमें बहुत सी चीज़ें। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ द साइंटिस्ट, उनकी ट्रेनिंग। आगे जो है वो ये है कि सर्टिफिकेशन होती है, उसमें सारे प्रोफिशेंसी कम्पिटेंसी टेस्ट होते हैं। उसके बाद ये एक प्रोफिशेंसी टेस्ट होता है जो वो ये हर साइंटिस्ट को लेना होता है। क्या ये लेते हैं? अगर हम फेल हो जाएं तो हमारा ये है कि साइंटिस्ट को हम उसी वक्त केस पर हटा लेंगे। 1 साल में उसने जितने टेस्ट किए हैं वो सारे हम रिपीट करेंगे। अगर गलती हुई है तो दोबारा दूसरी दफ़ा ट्रेनिंग करेंगे, तीसरी दफ़ा वी विल नॉट कीप द पर्सन। कॉन्फिडेंस ये है कि हमारे आज तक 8 साल में हमने जितने टेस्ट लिए बाहर से लिए, हमारा कोई पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका से टेस्ट आता है, हर एक को पता है कि कोलैबोरेटिव टेस्टिंग सर्विस है दुनिया में, वो से लेते हैं। अभी तक 500 साइंटिस्ट है, नॉट ए सिंगल पर्सन एवर फेल्ड। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि वो भी डीएनए एनालिसिस करने की एक्सपर्टीज रखते हैं या उस इदारे के पास है, तो उसकी जांच पड़ताल कैसे करेंगे? इताई डॉक्टर तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन जो डीएनए में इताई हैं उनको कैसे पकड़ा जाए? उनको ये टेस्ट दें, उनको ये उनसे रेकॉर्ड मांगे ट्रेनिंग के। आप लोग मीडिया है, आप उनको एक्सपोज करें, आप उनके पास अननोन केस लेके जाएं, हमारे पास भी लेके आए, ब्लाइंड टेस्ट दें। ब्लाइंड टेस्ट होता है कि हम खुद बनाते हैं टेस्ट, बना के केस की सूरत में पुलिस सबमिट करती है, मुझे पता है उस रिजल्ट का। एवरी साइंटिस्ट समझता है कि ये एक वो तो टेस्ट नोन है, ये पता नहीं केस आया है कि टेस्ट है या केस है, पुलिस सबमिट करती है। एवरी साइंटिस्ट हैज टू टेक वंस ए ईयर। हम बताएंगे नहीं, फेल हो गया तो बताएंगे, पास हो गया तो नहीं बताएंगे। तो हर बंदा जो केस आता है समझता है कि ये टेस्ट ही होगा। अच्छा, यही कॉन्फिडेंस है और ये स्टैंडर्ड है, इसी की बुनियाद पर आपके पास दुनिया भर से सैंपल्स आते हैं और कौन कौन से ममालिक से आते हैं? देखें जी, दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंस ये है कि हम वी फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो हमने लागू किया डे 1। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड किए हुए हैं। एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड FBI डायरेक्टर के जो क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड है, आई हैव इम्पोज्ड वॉलंटरली ऑन आवर एजेंसी। एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड हैं, इसलिए हमें हमारी रिकग्निशन दुनिया में है। ये पाकिस्तान की रिकग्निशन जो है ना,
यहाँ मुझे कोई रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। हमारी दुनिया में रखेंगे, हमारे अमेरिका से ट्रिपल क्रिमिनल केस में हमारे पास एविडेंस आई है। कौन कौन से केसेस बैरून ममालिक से भी आपके पास? अमेरिका से आई है, हमारी रिपोर्ट सुपीरियर कोर्ट ऑफ ओहायो में यूज हुई है, क्राउन कोर्ट लंदन में यूज हुई है जिसमें उम्र कैद हुई है। नॉर्वे में हम ट्रिपल मर्डर में की हमारी रिपोर्ट ही है, वहाँ से जज और प्रोसिक्यूटर और क्राइम लैब डायरेक्टर यहाँ आए हैं, प्रोसिक्यूटर लैब में विजिट किया है उन्होंने। हमने केस में उनमें उन्होंने 3 लोगों को उम्र कैद की है हमारी रिपोर्ट के ऊपर। जर्मनी से आए हैं, इटली से केस हम बाहर से आते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर जो पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब में जो कोऑर्डिनेटेड एजेंसीज हैं जो पीएफए के साथ कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर रही होती हैं, क्या आपकी एजेंसी उनकी ट्रेनिंग भी करती है या उनकी भी ट्रेनिंग का कोई बंदोबस्त होना चाहिए कि वो भी इतने ट्रेंड हों कि सैंपल कैसे कलेक्ट करने? देखिए जी, हमारे अपने सैटेलाइट स्टेशन हैं थ्रू आउट द पंजाब इन एवरी डिवीजन, 24 आवर्स 7 डेज खुले हैं, एनी टाइम क्राइम हो। हम सपोर्ट सर्विस है पुलिस की, वी आर एक्चुअली सपोर्टिंग एजेंसी फॉर प्रोसिक्यूशन एंड पुलिस एंड जुडिशरी। हम 24 आवर है, हम क्राइम सीन पे जाएंगे अपॉन दी रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस और जाते हैं। ये सारी हमारी सर्विस है थ्रू आउट पंजाब। अब ये जो है कि भाई लैब यहीं पे है क्योंकि ये क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती हर जगह। हाँ, बाकी सूबों को, हर सूबे को बनानी चाहिए ऐसी। तो क्या इसमें रुकावट क्या है? क्या फंड्स का मसला है या पॉलिटिकल विल का मसला है? क्योंकि एक एजेंसी है पूरे पाकिस्तान में जिस पर यकीनन वो बैरून ममालिक का केसेस भी आप देखते हैं, पाकिस्तान भर के भी देखते हैं। क्या कोई बहुत बड़ा फंड दरकार है कि अगर हम किसी दूसरे सूबे में ये एजेंसी बनाना चाहें? देखिए जी, ये एनीथिंग जिस एजेंसी का मुझे पता है, यू हैव टू हैव अ पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल के बगैर कामयाबी नहीं है। इसके लिए पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। पैसा इतना नहीं है, इसके ऊपर 2.5 अरब रुपया लगा था। आपने कहा कि आपने ट्रेनिंग की, हमने 19,000 पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, फूड साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट यहाँ ट्रेन कर चुके। अपने बजट में से एक्स्ट्रा बजट नहीं है, उससे हमने मैसले पिछले दिनों मैंने कैलकुलेट किया था, 2.5 अरब लगा था ना। उसमें कास्ट क्या है, लैंड की जमीन की कीमत है, बिल्डिंग की कीमत है, इक्विपमेंट जो सारा चल रहा है उसकी कीमत है। 32 साइंटिस्ट अमेरिका ट्रेनिंग के लिए गए, उनका 9 महीने का खर्चा, उनकी ट्यूशन और फिर 2 साल की सारे स्टाफ की सैलरी शामिल है 2.5 अरब में। बस 4.5 अरब मैं बचा चुका हूँ फॉरेन एक्सचेंज में, लोकल ट्रेनिंग करके, जो कि बाहर भेजने थे लोग। यानी कि पैसों का मसला नहीं है, मामला पॉलिटिकल विल का है। मेरा एक सवाल रह गया था, शुरू में मैंने करना था आपसे कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई वारदात करने वाला शख्स है, अगर उसके थंब इम्प्रेशन या कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं मिलती, तो फिर कौन कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं उस कल्प्रेट तक पहुंचने में? देखिए जी, कोई क्राइम जब भी होता है, बेसिक थे कि सम थिंग्स ही और शी इज टेकिंग अवे, सम थिंग्स ही इज लीविंग ऑन द सीन। उन चीज़ों को ढूंढना हमारा काम है। दैट्स व्हाट द क्राइम सीन एक्सपर्ट्स आर देयर टू कलेक्ट दैट। डीएनए है। अब आपने चाय पी है, आप इस कप में चाय भी हम बता देंगे, आप 4-5 कप हम बता देंगे आपने किस कप में चाय पी है। ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ जुडिशरी की ट्रेनिंग थी 40 जजेस आए थे, 80 जजेस, स्पॉन्सर्ड बाय द ब्रिटिश हाई कमीशन। मैंने उनको चाय दी सुबह ओपनिंग पे, तो उन्होंने मैंने कहा कि अपने अपने कप पे अपना नंबर लिख लें और वो लिख के आप अपनी जेब में रख लें, कप को मार्क कर दें 1 2 3 4 और यही रहने दें। कल को मैं सुबह आपको बताऊंगा कि आपने किस कप में चाय पी थी। तो वो ब्रिटिश जो स्पॉन्सर था वो मेरे कान में आके कहता है, डॉक्टर साहब ये ना कहें कि अब हम गलत कर दिया तो ये तो जुडिशरी है, इनका तो इंप्रेशन वगैरह। उन्होंने उसने मेरे कान में कहा था, मैं ओपनली कहा सारों को, मैंने कहा ये मुझे ये कह रहे हैं कि ये ना करें क्योंकि अगर हम टेस्ट में फेल हो गए तो जजेस हैं, इनका इंप्रेशन बुरा पड़ेगा। मैंने कहा इफ वी फेल वी डू नॉट डिजर्व टू डू दिस काइंड ऑफ एनालिसिस, दैट्स व्हाट माय चैलेंज इज। अगले दिन हमने बताया उनको, दे वर सरप्राइज्ड कि भी हमें ये चाय के कप से बता दिया है, सिर्फ डीएनए से। फिर अगले दिन उनको चाय दी, उन्होंने कहा कि आज आपके फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई करेंगे हम। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो क्राइम की रेशो या जो वारदात करने वाले लोग हैं
उनको पकड़ने और क्राइम की रेशो कम करने के लिए ये जदीद साइंस और इस तरह के सिस्टम को हमें कहाँ पर नाफिज करना चाहिए, और आप समझते हैं कि इससे हम सोसाइटी में पीस ला सकते हैं? जी, जस्टिस के लिए एक कड़ी है ये क्राइम लेबोरेटरी, इसमें आगे प्रोसिक्यूशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, पुलिस स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी तो जिस तरह से एजेंसी इन्फ्लुएंस नहीं होती ऐसे पुलिस भी इन्फ्लुएंस ना हो, तो तब तरह आगे जुडिशियल तक ऐसा ही हो, तब सिस्टम बनेगा। क्योंकि प्रोसिक्यूशन अगर अच्छा नहीं है, ही कैन नॉट प्रोसिक्यूट प्रेजेंट द केस इन कोर्ट प्रॉपरली, तो हमारा इतना है। लेकिन अल्लाह के फजल से इस एजेंसी ने बहुत काम किया, बड़े बड़े केस सॉल्व किए, हजारों में है। हमारा एक्चुअली केस लोड दुनिया में इतनी, FBI के बाद मेरा नहीं ख्याल कि FBI के पास भी इतने केस आते हैं। कितना करते हैं आप? मंथली बात करें या एनुअली बात करें, कितने केस सेटल करते हैं? एवरी मंथ वी रिसीव 550 to 700 केसेस ए डे, और रोजाना की बुनियाद और एक केस में 20 आइटम से लेके 100 आइटम तक है, वो हर चीज की एनालिसिस है। अगर हम करें कि कितने पीस एविडेंस के एनालिसिस करते हैं साल में, वो 1.5 मिलियन पीसेस ऑफ एविडेंस आर हैंडल्ड इन दिस क्राइम लेबोरेटरी। ना इतना स्टाफ है बड़ा किसी के स्वाय FBI के, और ना इतनी बड़ी ये नंबर ऑफ केसेस है, और स्टाफ हमारा 1100 के करीब स्टाफ है हमारा, जो कि इस सारे सिस्टम को चला रहा है। अब डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, हमें ये बताइए कि पाकिस्तान की हुकूमत, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इस तरह का सिस्टम नाफिज अगर करते हैं तो उनको क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? देखिए जी, करना चाहिए कि अब देखें, अगर तो आपने स्टैंडर्ड लागू करने हैं तो स्टैंडर्ड कौन लागू करेगा? वो करे जो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। आप एक एजेंसी बना देंगे जिसको पता ही कुछ नहीं है, हम कर रहे हैं, मैंने अमेरिका में किया, वी वर द फर्स्ट लैब इन द वर्ल्ड इन शिकागो 81 में जो क्रेडिट हुई है, उसके बाद बेशुमार क्रेडिटेशन हुई है, अब यहाँ हमने कराई है। ये स्टैंडर्ड जो जहां लागू हुआ है, अगर कोई लैब बनानी है तो शुरू दिन से ये स्टैंडर्ड होने चाहिए जो जहां पे, इसमें एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। इनकी एजुकेशन में कुछ नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मेरिट पे हायर करे, अच्छी सैलरी पे करे, नया स्टाफ भर्ती करें। पुराने स्टाफ को जो इधर उधर करने वाला वो नहीं काम कर सकता। यानी पुराना स्टाफ मसाइल पैदा करता है। मसाइल ही उसने यू कांट टीच दैट ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, वो उसने पुराने ही काम करने हैं। ठीक है। इसलिए इस एजेंसी की कामयाबी का राज ये है कि पहले दिन मैंने शर्त लगाई थी कि मैं तब आऊंगा अमेरिका से अपना जॉब छोड़ के, अगर ये पुराना स्टाफ मैं नहीं रखूंगा, नया स्टाफ भर्ती करूंगे, उनको अपने तरीके से ट्रेड करेंगे। इनको करप्शन का कोई पता नहीं, आप आके देख लें। लोग तो हमारे यहाँ इस बात के मुतलाशी होते हैं कि वो अमेरिका चले जाएं, वहाँ जाके सेटल हो जाएं। आप अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान वापस आए और लाहौर में बैठे हैं, अपने इस फैसले से मुतमईन है? बिल्कुल, चूंकि देखिए जी, मैं वट एवर आई एम टुडे डॉक्टर ताहर, इट इज़ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं उनको बाहर भेज के इंडिया बॉर्डर पार करा दे इंडिया का, फिर उनको बुला के पूछे कि क्या बात है, कैद आज़म ने जो ये काम किया है ये आप इसको अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। यू हैव नो सेंस कि भी इतना बड़ा काम किया। मैं अगर पाकिस्तान में ना होता तो मैं और यहाँ से एजुकेशन हासिल की, बेसिक एजुकेशन MSc में करके गया हूँ। अगर मेरे पास MSc ना होती, आई कुड नेवर एंड अप इन अमेरिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसलिए आई वांट टू रिटर्न बैक टू पाकिस्तान। जो कुछ है ये पाकिस्तान की वजह से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने का।